ओके, सो पिछले सेशन में हम लोग कर रहे थे कि कैसे ब्रेटन वुड्स, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक के टाइम पे करेंसी सिस्टम कैसे रन कर रहा था या इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसे रन कर रहा था, जो कि बेसिकली था एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और उस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के जो भी कंडीशंस थे उसको क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूएस फुलफिल कर रहा था, देयरफॉर यूएस डॉलर को उन्होंने एक अथॉरिटी दे दी या उसको एक बेंचमार्क बना दिया कि अब सभी कंट्रीज जो हैं वो अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के अगेंस्ट मेजर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब उसकी वजह से कुछ सालों तक, एक डिकेड, 2 डिकेड तक तो काफी अच्छा चला, बट ओवर द इयर्स यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ डॉलर बीइंग द इंटरनेशनल करेंसी जिसके बेसिस पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को वर्कआउट किया जाता था। Therefore, 1971 के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट पिच करना बंद कर दिया और उसके बाद फिर भी 2 साल तक काफी कंट्रीज करती रही। 1973 में कंप्लीटली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगेंस्ट द यूएस डॉलर का जो सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हुआ था वो वैनिश कर गया, वो अबॉलिश हो गया। उसके बाद से पार्शियली 1971 से ही और फुल्ली 1973 से क्या चलने लगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें कंट्रीज के जो करेंसीज होती हैं दे आर अलाउड टू बी ट्रेडेड फ्रीली इन द मार्केट, और फिर इनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना डिमांड और सप्लाई है किसी भी एक कंट्री के करेंसी का। मतलब अब जो एक्सचेंज रेट होगा, जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं ना $1 इज इक्वल टू लेट्स से 82 रुपीज। तो ये 82 रुपीज कहाँ से आया, हु कैलकुलेटेड दिस 82 रुपीज? बेसिकली this is dependent or this is figured out by the demand and supply of both the currencies। कितनी डिमांड और सप्लाई है इंडियन करेंसी की और कितनी डिमांड एंड सप्लाई है यूएस के करेंसी की, इस चीज पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाके इनका इंटरसेक्शन होगा और वो पॉइंट्स निकलेगा जिससे एक्सचेंज रेट पता चले। ठीक है, अब ये जो डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसीज है ये किस बेसिस पर होती है? किसी भी कंट्री की जो करेंसी की डिमांड और सप्लाई है वो डिपेंड करती है ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले और सबसे मेजर होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। इसीलिए कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट करती हैं। आपका पूरा का पूरा IBO 3 जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसीज। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट को इतने सारे प्रमोशनल measures provide करता है गवर्नमेंट। Why is it so that exports are promoted? Because उससे बैलेंस ऑफ एक्सचेंज जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, ये सब करेक्ट होता है, सरप्लस में जाता है ना। सो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे डिमांड और सप्लाई होती है, एक तो डिटरमाइन। दूसरा जिस पे डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी डिपेंड करता है वो होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है आपके कंट्री में, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी है या आपने करना है। इंडिया वांट्स टू इन्वेस्ट इन यूएस और यूएस वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, in what amount, in what form, that would also determine the demand and supply of both the currencies. तीसरा, the other miscellaneous expenses या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग भी जिसको कहते हैं, जैसे ट्रैवल, कितने इंडियंस जा रहे हैं यूएस ट्रैवल करने, कितने यूएस के अमेरिकन सिटीजन आ रहे हैं इंडिया ट्रैवल करने, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। इन सारी चीज़ों पे करेंसी की डिमांड और सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है। और करेंसीज की डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है एक एक्सचेंज रेट विच इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू योर बुक, आपको ना बहुत बारी यू विल कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड पेग और पेगिंग।
व्हाट एग्जैक्टली इज पेगिंग? पेगिंग भी वही होता है, पेगिंग इज जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था ना कि सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने करेंसी को मेजर करती थी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने करेंसीज को पेग करती थी अगेंस्ट द यूएस डॉलर सिस्टम, यूएस डॉलर, है ना। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड में हर कंट्री जो है वो अपने करेंसी को मेजर करती थी, डिफाइन करती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, in terms of grains of gold, in terms of weights of gold। वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड में हर कंट्री जो है वो पेग करती थी अपने करेंसी को इन टर्म्स ऑफ वेज ऑफ गोल्ड, है ना, वे ऑफ गोल्ड। सो यहाँ पर पेगिंग का मतलब यही होता है, डिफाइनिंग योर करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेगिंग। सो करंटली कौन सा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम प्रेवलेंट है? करंटली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो प्रेवलेंट है, ठीक है, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसके बाद ना आप अपनी बुक में पढ़ेंगे एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर। मैं आपकी बुक से सिर्फ वही टॉपिक्स पिकअप कर रही हूँ विच आर इम्पोर्टेंट, जिसपे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शुरू में तो हमने जो भी पढ़ा कि आईएमएफ के जो रिलेशंस होते हैं या आईएमएस क्या होता है या उसके रिलेशंस होते हैं या क्यों जरूरी है, दीज आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स। बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का डेफिनेशन और मीनिंग। बिकॉज इफ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, दैट क्वेश्चन हैज टू बी ऑफ 20 मार्क्स। एंड एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट you start with the meaning itself. Don't be very direct and जो पूछा गया है, लेट्स से आपसे पूछा गया है कि सैलिएंट फीचर्स बताइए, तो सीधे सैलिएंट फीचर्स पे नहीं जाना है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स में आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का मीनिंग बताना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के मीनिंग को बताने के बाद आप उस सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द नीड फॉर दैट सिस्टम। आपको आईएमएस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, दिस टू हैज टू बी कोटेड। आपको आईएमएस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसके कंसर्न्स या एस्पेक्ट्स को भी आपको बताना पड़ेगा। एंड देन इवोल्यूशन ऑफ आईएमएस के ऊपर 20 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन आता है बहुत बारी एग्जाम में। सो दिस अ प्रॉपर क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो इवोल्यूशन ऑफ आईएमएस आप अच्छे से कर लीजिएगा। या फिर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर या ब्रेटन वुड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क्स का, जो यूजुअली लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में, जहां आपको हर साल एग्जाम में आपको एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं 5 मार्क्स के। तो वहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम के ऊपर काफी बारी शॉर्ट नोट्स आया है। सिमिलरली शॉर्ट नोट्स आता है ऑन स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर्स। सो ये एसडीआर्स या स्पेशल ड्राइंग रेट्स होते क्या हैं, इसको जरा समझ लो। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं ये बेसिकली 1969 में आईएमएफ ने स्टार्ट किया था। हुआ क्या कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड को वैनिश कर दिया गया और उसके बाद यूएस डॉलर जो है वो भी ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक नहीं काम कर पाया, तो बहुत सारे कंट्रीज का जब फेथ यूएस डॉलर से हटने लगा एंड दे स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी और व्हेन दे स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम द पेगिंग सिस्टम अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो बहुत सारे कंट्रीज को ना या मेंबर कंट्रीज को या मेंबर नेशंस को एक स्टेबिलिटी देने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने या आईएमएफ ने उनको एक कोटा देना शुरू किया। और ये जो कोटा होता था, इसको आप यूं मान लो जैसे शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, वैसे ही ये उनके कोटाज होते थे। ये कोटाज होते थे ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो आईएमएफ में लोग कर रहे हैं, कंट्रीज कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम है
ठीक है, ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कंट्रीज जो हैं वो जाकर अपनी सेविंग्स को या अपने रिजर्व्स को भी डिपॉजिट करती हैं। तो उनके रिजर्व्स का जो एक हिस्सा होता है, उनके सेविंग्स का जो एक हिस्सा होता है, दैट्स कॉल्ड एज कोटा। और उस कोटा के अगेंस्ट जो मेंबर कंट्रीज को एलोकेट किया जाता था, उनको ये कह दिया जाता था कि आप इस कोटा के अगेंस्ट जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप कोई भी फॉरेन करेंसी जो है वो ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर कंट्री को दूसरे कंट्री के करेंसीज की जरूरत पड़ती है ना। इंडिया को यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जापानीज येन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारे सेंट्रल बैंक में इन सब के रिजर्व्स होते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक में रिजर्व्स हैं, वैसे ही मेंबर नेशंस एक रिजर्व जो है वो आईएमएफ के पास भी रख सकते हैं। आईएमएफ के पास जब आप रिजर्व्स रखते हैं, आईएमएफ के पास जब आप डिपॉजिट्स करते हैं, तो उस डिपॉजिट का एक हिस्सा कहलाता है कोटा। और वो जो कोटा है उसके अगेंस्ट आपको ये चॉइस दिया जाता है, पैसा आपने क्या रखा है, जैसे इंडिया ने आईएमएफ में रखा होगा रुपीस, और उस रुपीस का मान लो मैंने 1000 रुपीस रखा है आईएमएफ में, उसका सम परसेंट 1/4 लेट्स से, यानी 250 रुपए, 250 रुपए हो गया मेरा कोटा। उस कोटा के अगेंस्ट मैं किसी भी कंट्री का करेंसी जरूरत पड़ने पे आईएमएफ से ले सकती हूँ। रखा मैंने रुपीज है, बट मैं ले सकती हूँ उनसे येन, यूएस डॉलर या कोई भी करेंसी। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। सो कंट्रीज की, मेंबर कंट्रीज की जरूरत को पूरी करने के लिए और उनके मार्केट को एक स्टेबिलिटी देने के लिए एक एसडीआर इन्वेंट किया गया था इन 1969, विच वाज अ स्कीम जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि अगर कोई करेंसी आपके सेंट्रल बैंक में नहीं है ना, तो आप आईएमएफ से आकर ले लो, बट कितना ले पाओगे उस पे कंडीशंस है। आपके जितने यहाँ पर डिपॉजिट्स होंगे उसका एक सर्टेन कोटा तक ही ले पाओगे। ठीक है, so this was special drawing rights or SDRs. Next is, this is an important topic, world trade and regionalism. इसके ऊपर आपको एक 10 मार्क्स का बेसिक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द वर्ल्ड ट्रेड एंड द रीजनलिज्म एसोसिएटेड, या फिर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपको इसके ऊपर एक जनरल क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ट्रेड एंड रीजनलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, या फिर आपको पर्टिकुलरली एशियन क्राइसिस जो इसके अंदर पढ़ोगे, द एशियन क्राइसिस इन द ईयर 1971, उसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। So you can get a 10 marks of question either on world trade and regionalism, or you can get a 10 marks question on Asian crisis. So इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे और भी चीजें हैं। आपको यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट, ये सारी चीजें भी दी हुई हैं इस चैप्टर के अंदर, बट वो हमें नहीं करना बिकॉज दैट्स नॉट relevant from the point of view of examination. So world trade and regionalism, सबसे पहले तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज थे और धीरे धीरे ना ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने लगे। ओवर द इयर्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या होने लगा कि रीजनलिज्म, रीजन के बेसिस पे लोगों के अपने अपने ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने लगे। जैसे यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अपने सारे नेशंस को लेकर उन्होंने एक यूनियन बना लिया। जैसे अरब लीग, सारे अरब लीग की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना बना लिया। जैसे एशियन कंट्रीज ने अपना बना लिया, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ने अपना बना लिया। सो क्या हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स आने लगे। ये चैप्टर जो है बहुत हद तक आपका IBO 3 से भी रिलेटेड है। सो अगर आपने IBO 3 पढ़ लिया है तो आपको ये रीजनलिज्म या ट्रेडिंग ब्लॉक्स या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी समझ में आने लगेगा। सो ऐसे केस में क्या हुआ कि फिर इन्होंने स्टार्ट किया, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट क्या क्या चीजें हुई, एस्टैब्लिश हो गई EEC और EFTA। EEC इज बेसिकली यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड EFTA जैसे नाफ्टा है ना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया,
वैसे ही EFTA हो गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये फ्री ट्रेड एरिया का क्या मतलब, IBO 3 में आपने पढ़ा होगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होता है या फ्री ट्रेड एरिया जो होता है, यहाँ पे टैरिफ बैरियर्स नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होता है और आपस में फ्रीली ट्रेड हो सकता है। किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस, कोटाज, इम्पोजिशंस, टैरिफ्स कुछ नहीं होता है। सो यूरोप ने सबसे पहले शुरू किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे उन्होंने अपना फ्री ट्रेड एरिया और अपना यूनियन और अपना इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद 1980s में नाफ्टा फॉर्म हो गया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, जहां नॉर्थ अमेरिका के सारे कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये कर लिया कि हमारे बीच में ट्रेडिंग में कोई भी कोटास, टैरिफ्स, रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होगा। उसके बाद 1994 में जो गैट हुआ करता था वो WTO बन गया। ये जो रीजनलिज्म था या रीजनल ट्रेड्स था, इसी की वजह से WTO की जरूरत महसूस हुई और 1994 में टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड WTO वाज फॉर्म बाय कन्वर्टिंग गैट। उसके बाद जब से WTO आया है तब से इन जनरल इंटरनेशनल ट्रेड में या सभी कंट्रीज में जो टैरिफ बैरियर्स या कोटाज हैं वो कम से कम करते गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, ताकि फ्री ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल हो पाए, फ्री ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट इज द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जो है दिस इज नॉट वेरी important and we will skip it. In case you still wish to go through it, तो आप book से एक बार just give it a reading, but I wouldn't really suggest it if you are aiming specifically to score good, to score well in the examination. For the purpose of knowledge, you may go through it. एग्जामिनेशन के लिए यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ना ही आएगा। नेक्स्ट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको बताया था कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एशियन करेंसी क्राइसिस के ऊपर आ सकता है। तो ये जो क्राइसिस है ये 1971 में हुआ था, एशियन क्राइसिस, एशियन करेंसी क्राइसिस। ये एग्जाम में जरूर आता है, क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू एशिया एंड इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ एशिया, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफी बार ये आ भी चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है पिछले 5 सालों में, सो इट इज इम्पोर्टेंट। अब एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ क्यों? क्योंकि जो एशियन कंट्रीज थे ये बहुत जल्दी लिबरलाइज कर रहे थे। लिबरलाइज मतलब अपने लाइसेंसिंग को चेंज कर रहे थे, रूल्स को, कोटाज रिमूव कर रहे थे, टैरिफ्स हटा रहे थे। ये बहुत जल्दी जल्दी लिबरलाइज कर रहे थे अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स को या ट्रेडिंग पॉलिसीज को। तो एक रीजन ये था। दूसरा जो मेजर रीजन था वो था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पैनिक। एक ना फाइनेंशियल पैनिक आया था जो कि पूरे एशिया में फैल गया था। वो फाइनेंशियल पैनिक क्या था या कैसे आया उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये फाइनेंशियल पैनिक जो था ये स्टार्ट हुआ था विद थाईलैंड एंड मलेशिया। थाईलैंड और मलेशिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था अगेंस्ट द डॉलर। अब ऊपर जब हम एवोल्यूशन ऑफ IMS पढ़ रहे थे तो आई एम श्योर आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है समझ में आता होगा। दूसरा फाइनेंशियल पैनिक में जो कंट्रीब्यूशन था वो था इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में एक सुहार्तो इफेक्ट था। Now, what is the Suharto effect? We'll study this. And thirdly, South Korea. South Korea में जो शेबॉल सिस्टम था उसका भी contribution था into the Asian currency crisis. Now, what were these 3 ways in which financial panic was led? पहला तो थाईलैंड और मलेशिया में क्या हुआ था, क्योंकि ये 10 मार्क्स क्वेश्चन आएगा एंड we'll have to explain it in detail. Therefore, मैं आपको हिस्ट्री और सारा बैकग्राउंड बता रही हूँ। पहला जो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेजर रीजन था वो था थाईलैंड और मलेशिया में। थाईलैंड और मलेशिया दोनों में ही क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था जहां उनकी पेगिंग होती थी अगेंस्ट US डॉलर। अब US डॉलर जो था वो 1995 में ना बहुत स्ट्रेंथन हो गया था।
जब वो 1995 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया तो इसकी वजह से थाईलैंड और मलेशिया का जो करेंसी था, बात एंड रिंगिट, ये एडवर्सली इफेक्ट हो गए और इनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो थी वो रेड्यूस हो गई, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, डॉलर मजबूत हुआ और आप उसके अगेंस्ट पेग करते थे, तो जो मजबूत हो गया सामने वाला और आपका पोजीशन कांस्टेंट का कांस्टेंट है, तो आप तो वैसे ही कमजोर हो गए। आपने कमजोर होने के लिए अपने करेंसी को कुछ एक्शन नहीं लिया, बट सामने वाला ज्यादा मजबूत हो गया, सो योर करेंसी बिकेम डीवैल्यूड। आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली कमजोर हो गई, वीकन हो गई, डीवैल्यूड हो गई। ऐसे केस में क्या हुआ कि आपकी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई। उसकी वजह से जब एक्सपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में जाता है, और एक्सपोर्ट घटने से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में जाता है, नेगेटिव में जाता है। तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज ने बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यूएस डॉलर्स को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन वही यूएस डॉलर को जो उठा रहे थे सस्ते रेट्स पे, उसको लोकली नेशनल बाउंड्रीज के अंदर थाईलैंड और मलेशिया के अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनीज को देने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा डॉलर जो है वो आपके नेशन में यानी थाईलैंड में और मलेशिया में फ्लड कर गया, बहुत सारे डॉलर्स आ गए। और ये जो डॉलर आए ना, अगर इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में लगाया जाता तो कुछ फायदा होता, लेकिन क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में नहीं लगाकर प्रॉपर्टीज में लगा दिए गए, रियल एस्टेट में लगा दिया गया, तो उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी बूम आ गया। रियल एस्टेट का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया मलेशिया और थाईलैंड में। और ये जो रियल एस्टेट का दाम बढ़ा था, क्योंकि ये पूरा एक बबल था एज इन ये रियल में नहीं बढ़ा था। उधर से आप सस्ते में डॉलर उठा रहे हो और इधर आप महंगे में दे रहे हो, और उसकी वजह से ये बूम था इन द प्रॉपर्टी प्राइसेस। सो जिस दिन ये बबल बर्स्ट कराना, पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई, और उस इकोनॉमी को क्रैश करके रिकवर करने में आईएमएफ भी हेल्प नहीं कर पाया। बहुत सारे एशियन कंट्रीज ने भी बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, बट एवरीवन फेल्ड। सो सबसे मेजर रीजन ये था। सो जब मलेशिया और थाईलैंड में इतना बड़ा क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो एशियन मार्केट्स में बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हो गई। जैसे इसी क्राइसिस की वजह से जापान में भी अफेक्ट हुआ, फिलीपींस में भी अफेक्ट हुआ, इंडोनेशिया में भी अफेक्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिमिलर टाइम पे इंडोनेशिया में सुहर्तो इफेक्ट चल रहा था ना। व्हाट इज द सुहर्तो इफेक्ट? बेसिकली सुहर्तो जो है ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और ये प्रेसिडेंट पिछले 3 डिकेड से थे, यानी 30 सालों से थे। सो वहाँ की जो फाइनेंशियल सिस्टम थी ना, वो बहुत कमजोर थी, इन द सेंस कि वहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लीटली डिपेंडेंट था ऑन रिलेशनशिप्स। मतलब हर वो कंपनी जिसमें कोई ना कोई सुहर्तो के फैमिली का मेंबर डायरेक्टर में से हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हो, या एसोसिएटेड हो किसी भी तरीके से, उस कंट्री को ना इजीली गारंटी मिल जाता था, उस कंपनी को इजीली गारंटी मिल जाता था, लोन मिल जाता था। तो वहां पर ना आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चेक करते थे लोन देने से पहले या फाइनेंसेस लेंड करने से पहले। आप रादर ये देखते थे कि उस कंपनी में कोई सुहर्तो परिवार का भी है क्या। अब जब आप ऐसे चेक करने लगे तो आपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो देखी नहीं कंपनी की, आपने बैकग्राउंड चेक तो किया नहीं, आपने रादर क्या किया, किसी एक पर्सन के नाम पे या किसी एक फैमिली के नेम पे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। सो ऐसा ही किया एक बहुत बड़ी हांगकांग बेस्ड मर्चेंट बैंकिंग कंपनी ने, व्हिच वाज पेरिड्रीम। जब पेरिड्रीम ने ऐसा किया तो उसकी वजह से जिस सुहर्तो ओनर के बेसिस पे किया, वो पूरी की पूरी जो कंपनी थी पेरिड्रीम, वो डूब गई ओवर द इयर्स। नॉट ओवर द इयर्स, वो पूरी की पूरी कंपनी डूब गई। जैसे आपने रिसेंटली लेमन ब्रदर्स का पढ़ा होगा,
2008 में जो यूएस में रिसेशन आया था वो आया था बिकॉज लेमन ब्रदर्स का जो बैंक था वो डूब गया था। सो कोई ऐसी मेजर बैंक होती है जिसके ऊपर कोई कंट्री का बहुत डिपेंडेंसी हो, तो उनके डूबने से, उस बैंक के डूबने से, उस बैंक के क्रैश करने से इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली क्रैश कर जाती है। सो सिमिलरली हैपेंड देयर। हांगकांग बेस्ड ये बहुत पॉपुलर, बहुत मेजर मर्चेंट बैंकिंग कंपनी थी पेरिड्रीम, जिसके क्रैश करने की वजह से पूरी इंडोनेशिया की इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर गई थी, विच वॉज बियॉन्ड रिपेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद साउथ कोरिया में एक ऐसा किस वजह से क्राइसिस आया था, वहां पर था शिबॉल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज शिबॉल? शिबॉल इज बेसिकली अ बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट जैसे इंडिया में ना टाटा या रिलायंस, जिनके बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। टाटा चाय पत्ती भी बनाती है, तो गाड़ी भी बनाती है, तो किताबें भी बेचती है, तो ज्वेलरी भी बेचती है, स्टील भी बेचती है, यू नो। सो दैट्स कॉल्ड अ कॉन्ग्लोमरेट। एक ऐसी कंपनी जिसके बहुत सारे वराइड इंडस्ट्रीज हों, ठीक है। सो वैसा ही था साउथ कोरिया में शिबॉल इंडस्ट्री, शिबॉल कंपनी, जो कि एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट था जिनके वैरिड बिजनेस थे। सो गवर्नमेंट जो था वो बहुत ज्यादा क्रेडिट फॉरवर्ड करता था इस कंपनी को, जैसे इंडिया अभी कर रही है रिलायंस को। सो वैसे ही साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो था वो शिबॉल कंपनी को बहुत ज्यादा क्रेडिट फेवर करता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आया था जब डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब कितना उनका खुद का पैसा लगा हुआ है और कितना उन्होंने उधार लिया है, वो 1:150 का रेशियो था। 1000 to 1 का रेशियो था, है ना। मतलब 1 रुपए खुद का लगाया और 1000 रुपए जो है उधार लेके चल रहे हैं। तो ऐसी कंपनी जब क्रैश की, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा लिवरेज था, इतना ज्यादा लोन था, खुद का लगाया हुआ पैसा कुछ था ही नहीं, तो उसकी वजह से साउथ कोरियन इकोनॉमी क्रैश कर गई, क्योंकि इकोनॉमी का सारा पैसा उस कंपनी में ही लगा था। कंपनी ने खुद का पैसा तो कुछ लगाया हुआ नहीं था, सब कुछ लोन ले रखा था। सो वो जब क्रैश किया तो लोन कहाँ से लिया होगा? ऑफ कोर्स कंट्री के अंदर से ही लिया होगा। जहां जहां से लोन लिया था वो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई। सो ये था एशियन करेंसी क्राइसिस के मेजर रीजंस। पहला था टू मच ऑफ लिबरलाइजेशन, दूसरा था फाइनेंशियल पैनिक। जो फाइनेंशियल पैनिक था उसका रीजन था थाईलैंड एंड मलेशियन कंट्रीज के अंदर जो पैनिक हुआ था, या फिर जो सुहर्तो इफेक्ट था इंडोनेशिया में, या फिर जो शिबॉल इफेक्ट था साउथ कोरिया में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक, विच इज एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बारी एग्जाम में आ चुका है। ऑल्दो इसके अंदर बैंक्स बहुत सारे और दिए हैं, but we don't have to get into detail of all of those because that's not going to come into examination. So सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है दैट इज रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाट इज रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं। सबसे पहले तो नेशनल लेवल्स पे हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ जो बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, या आप जिसको गवर्नमेंट बैंक्स बोलते हैं, या जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे एक्सिस, HDFC, ये सारे क्या है? ये नेशनल बैंक्स हैं। फिर होते हैं रीजनल बैंक्स। रीजनल बैंक्स हो गया जो 2-3 कंट्रीज का मिला के एक बैंक होता है, 5-6 कंट्रीज का बैंक होता है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे यूरोपियन बैंक, जैसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। सो वो होता है रीजन के बेसिस पे, है ना, जोग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे जो बैंक्स होते हैं। एंड फाइनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। सो ये इंटरनेशनल लेवल्स पे होते हैं, विच आर accessible to all the member nations, and their member nations are many, ranging from 100 to 150 to 200. There are many members. Next, पढ़ना क्या है? रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो आपकी बुक में कुछ 6 टाइप के रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, अरब फंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कब फाउंड हुआ था? 1966 में बाय 31 मेंबर गवर्नमेंट्स। पर्पस क्या था? टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एशियन एंड पैसिफिक रीजन। एशियन और पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ था। क्या आज भी इसमें 31 मेंबर्स ही हैं? नहीं, देयर आर अराउंड 49 मेंबर्स। जो बैंक्स होती हैं, आई थिंक आपको पता होगा कि उनके भी शेयर्स होते हैं, है ना? तो वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी शेयर्स हैं। तो क्या इन शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ एशियन और पैसिफिक कंट्रीज ही इन्वेस्ट करती हैं? नहीं, शेयर्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है। सो कुछ रीजनल इन्वेस्टमेंट्स हैं और कुछ नॉन रीजनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो शेयर्स हैं वो यूएस ने भी खरीद रखे हैं। जो मेजर शेयर होल्डिंग है इनफैक्ट वो यूएस और जापान के पास है, इक्वल 15.6% शेयर्स। सो दोनों मिलाकर करीब 31% 32% शेयर होल्ड करते हैं। ओके, सो नीडलेस टू से एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत ज्यादा चलती है यूएस और जापान की, और यूएस से भी ज्यादा जापान की when it happens to their when we talk about their operations. अब ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इनके फंक्शंस क्या है? जब आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर नोट्स लिखने को आएगा तो आप क्या क्या चीजें लिखोगे? सबसे पहले तो लिखोगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का बैकग्राउंड, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कितने कंट्रीज में किया था, थोड़ा सा करंट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी आपको दिया कि इनके शेयर होल्डिंग्स जो हैं वो रीजनल कंट्रीज भी कर रही हैं, नॉन रीजनल कंट्रीज भी कर रही हैं। हाईएस्ट शेयर होल्डिंग जापान और यूएस इक्वली शेयर करती है, व्हिच इज 15.9%, और लॉट ऑफ पीपल से इक्वल टू बी 16% आल्सो रफली। नेक्स्टली आप उसमें लिखोगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के प्रिंसिपल फंक्शंस क्या हैं, और फिर लिखोगे इनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या है। सो प्रिंसिपल फंक्शंस क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के? बहुत सिंपल और बेसिक फंक्शंस है, बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बैंक है ना, तो सबसे पहला काम क्या है? लोन देना और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना मेंबर्स के लिए। ठीक है, लोन और इन्वेस्टमेंट किसके लिए? सिर्फ मेंबर्स के लिए। भले ही शेयर्स जो है वो नॉन रीजनल मेंबर्स भी एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एशियन और पैसिफिक कंट्रीज के लिए। सो व्हाट्स द फंक्शन? टू एक्सटेंड लोन्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा फंक्शन क्या है? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अगर कोई भी कंट्री किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहती है, जब हम कह रहे हैं कोई भी कंट्री मतलब सिर्फ मेंबर कंट्री, जब कोई भी मेंबर कंट्री किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहती है तो उसके प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर हम आज प्लान करते हैं कि हमें बुलेट ट्रेन चलाना है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रिपेयर अस, assist us in the preparation as well as the execution of that project. Okay? Thirdly, to promote and facilitate investment of public and private capital. Now that's also pretty common. ये एक बैंक है तो ये पर्पस तो होगा ही इसका। तो ये तीन फंक्शंस हैं इनके। पहला लोन और इन्वेस्टमेंट, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंस इन प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तीसरा है प्रमोट एंड फैसिलिटेट प्राइवेट एंड पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। What is the spectrum of activities? एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो एक्टिविटीज है ना उसको 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। उसको 6 कैटेगरीज में बांटा गया है बिकॉज इतने सारे एशियन कंट्रीज हैं, पैसिफिक नेशंस हैं जिनको टेक केयर करना है, जिनको प्रमोट करना है, जिनके प्लान्स को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना है, जिनको असिस्ट करना है। तो ऐसे केस में इनके एक्टिविटीज को ना डिवाइड किया गया है इन 6 ब्रॉडर कैटेगरीज। What are those categories? Agriculture and natural resources, energy, industry and non-fuel minerals, finance, transport and communication and social infrastructure. Now these 6 categories are something जो आपको रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा because the possibility of getting a question from Asian Development Bank is very very high. ठीक है, आपको इसके ऊपर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो ये 6 स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सारे बैंक्स का मैंने
यहाँ पे पर्पस लिख दिया है, जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका पर्पस क्या है कि सारे पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं यूरोप के अंदर या फिर किसी ऐसे नेशन के अंदर जो कि यूरोपियन यूनियन से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, उसको प्रमोट करना, उसको फैसिलिटेट करना। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट रीजनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टार्ट हुआ था, ये सबसे पुराना है, 1959 में ही स्टार्ट हो गया था। पर्पस क्या था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। इट लेंड्स टू जेवीज, जेवीज यानी जॉइंट वेंचर्स। सो जॉइंट वेंचर्स को, जैसे मारुति और सुजुकी का एक जॉइंट वेंचर है, तो ये जॉइंट वेंचर्स को पैसे देती है। अरब फंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है? सभी बैंक्स के ना मोर और लेस सेम ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन है, वही टेक्निकल असिस्टेंस देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराना, एक्सपर्टीज या टेक्निकल असिस्टेंस, financing economic and social development projects. So it's more or less same. European Bank for Reconstruction and Development. Now this is the only bank out of the list of 5 or 6 that we are studying जिसका जो कि सिर्फ अपने member countries तक limited नहीं है. It is rather extended to a lot of other countries as well. So European Bank for Reconstruction and Development is not restricted only to the European Union countries but to a lot of other countries. बट नेवर माइंड, ये सारे बैंक्स के जो पर्पस हैं, फैसिलिटीज हैं, ये मैंने आपको सिंपली बहुत शॉर्ट में बता दिया. दे आर नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स रेलिवेंट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो दिस इज वेयर वी एंड chapter 1 or unit 1. I'm going to stop it here, and in the next session we'll start with next unit.